बूढ़ी ससुर का फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटा बहू अपने लाचार माँ बाप को अकेला रसोई घर में ताला लगाकर भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ गए थे। लेकिन जब बर्थडे पार्टी से वापस लौट कर घर आए तो उन्होंने अपने माँ बाप के कमरे में जो देखा उनको पैरों तले जमीन निकल गई। आज अनीता जी परेशान इधर उधर टहल रही थी क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। इसलिए अनीता जी बार बार सुबह से 4-5 बार अपने कमरे से बाहर निकल कर देख चुकी थी उनकी बहू जगी है या नहीं, लेकिन अभी तक उनके बेटे बहू उठे नहीं थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अनीता जी का छोटा बेटा अनिल और बहू वंदना अभी तक सोए हुए थे। और जब तक उनके बेटा बहू सोकर उठेंगे नहीं, उनको गर्म पानी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं था कि अनीता जी खुद गर्म पानी करके नहीं पी सकती थी, लेकिन उनकी बहू हर रात में रसोई का काम करने के बाद वो रसोई घर में ताला लगा देती थी। अब बेचारी अनीता जी गर्म पानी पीने के लिए परेशान घूम रही थी। जब सुबह के 10 बज चुके तो अनीता जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने बेटे बहू का दरवाज़ा खटखटाया दिया। 3-4 बार जब दरवाज़ा खटखटाया तब जाकर दरवाज़ा खुला, लेकिन वो भी उनकी बहू ने नहीं बल्कि उनके बेटे अनिल ने खोला। और दरवाज़ा खोलते उनके बेटे अनिल ने गुस्साते हुए, क्या है माँ, आपको क्या संडे के दिन को भी चैन नहीं है जो आराम से सोने नहीं दे सकती? पता नहीं बुढ़ापे में लोग क्यों सठिया जाते हैं। ये लोग अपना तो चैन से सो लेते हैं और मगर दूसरे को सोता देख तो उन्हें चैन नहीं मिलता और आते जाते उनकी नींद में खलल डालने लगते हैं। आप लोगों को काम धाम तो रहता नहीं है, दूसरों को भी समझते कि यह लोग भी बेकार है। अपने बेटे की बात सुनकर अनीता जी दुखी मन से बोलती हैं, अरे बेटा, मुझे गर्म पानी पीना था, रसोई घर में ताला लगा हुआ है। मुझे पता है मैं अगर सुबह गर्म पानी नहीं पीऊँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है। अनीता जी की बात सुनकर अनिल बोलता है, एक दिन अगर गर्म पानी नहीं पियोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रोज़ तो वंदना आपको गर्म पानी करके दे ही देती है। एक संडे का दिन ही होता है जब आराम करने को मिलता है, उसमें भी आपने खलल मचा दिया। कमरे में के अंदर जाकर अपनी पत्नी वंदना को जगाता है और चाबी मांगता है तो वंदना भी दिल मिलाकर उठती और अपनी सासू माँ के हाथ में चाबी पटकते हुए बोलती है, अब आप ही खोल ले जाकर दरवाज़ा, और सुनो, अगर अपने लिए गर्म पानी करना है तो हम लोगों के लिए भी चाय और नाश्ता बनाकर तैयार कर देना। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रख दिया है। खुद तो चैन से नहीं सोचा तो बहू को भी क्यों चैन से सोने दिया जाए। कभी सास को अपनी बहू सोई हुई अच्छी लगती है जो आपको अपनी बहू का सोना अच्छा लगेगा। अब यहाँ खरी खरी क्या मुँह ताक रही हूँ, जल्दी से चाय नाश्ता बना कर लाओ। जल्दी नींद खुलने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हर दिन तो मशीन की तरह काम में लगी रहती हूँ, आज का दिन मिल रहा है उसमें भी इस बुढ़िया को चैन कहाँ है। ऐसे बड़बड़ाते हुए फिर से अपने बेड पे लेट जाती है। अपनी बेटी बहू की इतनी बातें सुनकर भी बेचारी अनीता जी चुपचाप रसोई घर में जाकर अपने लिए गर्म पानी करती है, पर अपने बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में दे कर आ जाती है। तो वंदना उन्हें बुरी तरह से घूर रही थी। तो वंदना का 4 साल का बेटा रोने लगता है तो वंदना बोलती है, इसके लिए भी दूध बनाकर ले आओ। बेचारी अनीता जी सर हिलाते हुए फिर से किचन में जाकर अपने पोते के लिए दूध गर्म करने लगती हैं। तभी कमरे से चिल्लाता हुआ उनका बेटा अनिल बोलता, क्या माँ, अब संभालो इसको, अच्छा खासा सो रहा था, इसको भी जगा कर बैठा दिया गर्म पानी के चक्कर में। तभी अनीता जी बोलती, बेटा उसी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, अभी लाती हूँ। तभी अनीता जी अपने पोते को दूध देने जाती है तो उनका पोता अनिल के पास खड़ा रो रहा था। अनिल लैपटॉप में कुछ कर रहा था तो अनीता जी को जैसे ही वो देखता है तो बोलता है, संभालिए इसको, आपके कारण वंदना के सर में दर्द होने लगा है। बेचारी अनीता जी को एक गिलास पानी पीना के चक्कर में न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा, लेकिन वह आज का बात नहीं थी, या तो उनके लिए हर रोज़ का सुनना था, बस सुनाने का बहाना कुछ और होता था। वंदना ऐसे ही तरह तरह के ड्रामे करके अनीता जी को परेशान किया करती थी। इधर जब दोपहर का टाइम हुआ, अनिल वंदना से बोला, तुम खाना मत बनाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, माँ से बोल देता हूँ, वो खाना बना देगी। तो वंदना बोलती है कि अरे उनसे मत बोलो, मैं बना दूंगी। अनिल बोलता है कि अरे तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम परेशान मत हो, माँ खाना बना देगी, तुम आराम करो। तो वंदना कहती, अरे नहीं, उनका भरोसा नहीं कोई, क्योंकि रसोई का सामान उठाकर अपनी दूसरी बेटी को
दे जाकर पता बहुत सा बार रसोई में सामान कम हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ही सामान उठाकर दे देती होगी। ज़रूर वही सामान की हेरा फेरी करती है और अपने उन बेटी बहू को दे आती है। और ऐसा बोलकर वंदना रसोई घर में खाना बनाने लगती है। वो तो सारा दर्द का बहाना कर रही थी और अनिल को वैसे भी तरह तरह के बहाने बनाकर उनको अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया करती थी। अपनी पत्नी वंदना को रसोई में खाना बनाता देख अनिल चिढ़कर अपनी माँ अनीता जी को बोलता है कि देख लो, आपके कर्मों के कारण ही आपकी बहू की तबीयत खराब होने के बाद भी रसोई में खाना बनाने में लगी है। अनीता जी को अपने बेटे की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी एक औरत है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपको तो काम न करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अनिल आगे बोलता है, मानता हूँ आप सास है, पर अपनी बहू को भी इंसान समझा करो। पूरा दिन मशीन की तरह बेचारी काम में लगी रहती है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको और पिताजी को आपकी दूसरी बेटी बहू ने आप लोगों को रखने से मना कर दिया था। पता नहीं भगवान हम लोगों को भी जाने कब चैन से रहने देगा। तभी अनिल की इतनी बातें सुनकर उसके पिता ओम प्रकाश जी बोलते हैं, बेटा जरा तमीज़ से बोलो, तुम्हें जन्म देने वाली माँ है, उसने कितना दुख तकलीफ सहकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुम ही लोग उसे भला बुरा सुनाए जा रहे हो। तभी अपने पिताजी की बात सुनकर अनिल बोलता है कि तमीज़ है तभी तो तुम लोगों को यहाँ अपने पास रखा हुआ हो। अगर तमीज़ नहीं होती तो कब का तुम लोगों को अपने बड़े बेटे की तरह अपने घर से न रखता। बड़े आज तमीज़ सिखाने वाले। अभी अनिल अपने माता पिता को खड़े खड़े सुना ही रहा था कि वंदना खाना लेकर आए और खाने की प्लेट अनीता जी और ओम प्रकाश के सामने रख दी और वो भी बोलने लगे, लो खा लो, सिर्फ एक ही बहू को परेशान करना है, दूसरी सूरत तुम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं। इधर अनीता जी सब लोगों की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वो दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो अनीता जी के आंसू ही निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने पति को वो परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने आंसू पोछे पीछे मुंह करके अपने सालों में पोंछ लेती है। लेकिन ओम प्रकाश जी सब कुछ जानते थे कि उनकी पत्नी उनको दुख नहीं करना चाहती, इसलिए वे अपने बेटे बहू के आधे से ज़्यादा बात उनको नहीं बताती थी। ओम प्रकाश जी ने और अनीता जी ने बड़ी ही मेहनत करके यह घर बनाया खड़ा किया था। ओम प्रकाश जी एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और अनीता जी अपने घर के काम और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने के बाद जो भी समय बचता था उसमें सिलाई का काम करती थी। ओम प्रकाश जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम रोहिणी थी और बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा अनिल। तीनों बच्चों के पालन पोषण में लोगों ने कोई भी कमी नहीं रखी। यह बेचारे फटे पुराने कपड़े पहनते थे पर अपने बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे सुनील और अनिल पढ़ने में ठीक थे तो पढ़ लिखकर उन्होंने अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर ली थी। इधर ओम प्रकाश जी और अनीता जी ने अपने घर को 2 मंजिला बनवाकर तैयार किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर दी थी और दोनों बेटों का भी शादी अच्छे से हो गई थी। ओम प्रकाश जी के बड़े बेटे सुनील ने अपने मनपसंद लड़की से शादी की। वो थोड़े अमीर परिवार से थी और बड़े स्कूल से भी पढ़ लिख कर आई थी। तो जैसे ही बड़े बेटे की शादी मोनिका से हुई तो उसने तुरंत ही अपनी गृहस्थी अलग कर ली और घर के ऊपर वाली मंजिल पे अपने पति के साथ रहने लगी। सुनील ने भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया। इधर ओम प्रकाश जी अपने छोटे बेटे के साथ नीचे वाली मंजिल में रहते थे। जब तक अनिल की भी शादी नहीं हुई तो वो भी अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम के साथ रहता था। लेकिन अनिल की भी शादी जैसी वंदना से हुई वो भी बदलने लगा। पहले तो वंदना ने ठीक व्यवहार किया, लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलने लगता है। वहीं वह वंदना के साथ वंदना ने देखा जब उनके सास ससुर को उसके जेठ जेठानी नहीं रख रहे तो वो क्यों उनको छेड़े, इसलिए वो अब रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने पति को अपनी सास ससुर के खिलाफ भड़काती रहती थी। ओम प्रकाश जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और वो पैरों के दर्द के कारण बाहर कमा नहीं पाते थे और अनीता जी भी आंखें कमज़ोर हो गई थी। वो भी अब सिलाई नहीं कर पाती थी, इसलिए विवश होकर उन्हें अपने बेटे बहू की बात सुनना पड़ता था। एक बार की बात है, उनकी बेटी रोहिणी अपने माता पिता से मिलने आई तो उसको देखकर वंदना ने पहले तो मुँह ही सुकरा लिया। जैसे तैसे चाय नाश्ता करवाया और दोपहर के खाने के टाइम जब खाना
लगाया तो उसने देखा कि भाभी ने उसके माँ और पिताजी की थाली में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी पानी जैसी दाल रखी थी है और अपने और उसके लिए पनीर की सब्जी रख दी। तो रोहिणी अपने भाभी से बोली, भाभी माँ और पिताजी को तो पनीर दे दो। तो वंदना इस पर भड़कते हुए बोलते कि वे लोग नहीं खाते पनीर। तभी रोहिणी बोलती है, पर भाभी पापा को तो पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा करिए या आप मेरी वाली सब्जी पापा को और माँ को दे दीजिए। इस पर वंदना तमतमाते हुए बोली, अगर आपको भी नहीं खाना तो मत खाइए। और हाँ दीदी, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए कि आप यहाँ बैठकर पंचायत मत किया करिए, अपना घर देखिए। और आपके माता पिता की इतनी जज हो गई, अगर यह ऐसा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अगर वह बीमार हो गए तो इनका इलाज कौन कराएगा? क्या तुम अपने ससुराल से अगर इनका इलाज कराओगी? तभी रोहिणी बोलती है, पर भाभी थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। तब वंदना बोलते हैं कि ऐसा है ननद रानी, आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे, मुझे क्या करना और क्या नहीं वो मैं देख लूँगी, समझिए आप बड़ी आए मुझे अकल देने वाली। और हाँ, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने माता पिता को क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? एक तो हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, इनके नखरे झेलते हैं और इतना सब बोलकर अपना खाना लेकर पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। रोहिणी अपनी भाभी की बात सुनकर दंग थी, वह भी विवश थी। वो भी एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी जहाँ उसके सास ससुर जेठ जेठानी भी साथ साथ में रहते थे, इसलिए वो चाहकर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। अपनी बेटी को उदास देखकर अनिता जी बोलते कि बेटा तू हमारी चिंता ना कर, तू अपने ससुराल में अच्छे से रहो। बेचारी रोहिणी अपने माता पिता की यह दशा देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर वंदना और अनिल को अपने माता पिता के साथ व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उनके बड़े भाई बहू अनिल और मोनिका तो उनके सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे, और जो बेटा थोड़ा बहुत उनको पूछता था वो भी बहू के आने के बाद बदल गया था। ओम प्रकाश जी के पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगा था और अनिता जी को भी आंखों से बहुत कम दिखाई देने लगा था। इसलिए एक दिन ओम प्रकाश जी और अनिता जी दोनों लोग ही डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। ओम प्रकाश जी को घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उनको चलना भी मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटे से बोला जाए। वो अपने बेटे अनिल से बोलता है कि बेटा हम लोगों को डॉक्टर को दिखा लाओ, आज रविवार है और हम तुम्हारी भी छुट्टी है। अपने पिता की बात सुनकर अनिल बोलता है, आप लोगों को ये अच्छा ड्रामा है, जब भी मुझे छुट्टी मिलती है आप लोग कोई ना कोई काम बोल देते हैं कि आप लोगों का मुंह बड़े भैया के सामने नहीं खुलता। आखिरकार वो भी आपके बेटे ही हैं कि सारा ठेका हमने ही लिखा रखा है, आप लोग खुद ही रिक्शा करके चले जाइए। पर बेटा आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। ओम प्रकाश जी बड़े ही उदास मन से अपने बेटे से बोलता है। तो अनिल बोलता है, वो सब मुझे नहीं पता, आप जैसे जा सकते हैं वैसे जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है इन बेकार के कामों के लिए। बेचारे ओम प्रकाश जी और अनिता जी उदास मन से घर से निकलने लगते हैं। तभी वंदना अपने पति को आवाज़ लगाती है कि सुनिए जी, थोड़ा मुझे कार से पार्लर तक छोड़ आइए। तभी अनिल बोलता है कि हाँ हाँ तुम तैयार हो जाओ, बस फिर चलती है। और फिर बड़े ही प्यार से अनीता अपनी पत्नी वंदना से बोलता है कि बाहर चलकर हम खाना भी खा कर ही आएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर अनीता जी और ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस बेटे को अपने माता पिता को दिखाने के लिए पैसे और टाइम दोनों ही नहीं है, वो अपनी पत्नी को पार्लर से जाने की और बाहर खाना खिलाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। बेचारे दोनों वृद्ध माता पिता जून के महीने की तेज गर्मी में पैदल ही सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि ओम प्रकाश जी के घुटनों में तेज दर्द के कारण चला भी नहीं जा रहा था। वह बेचारे लंगड़ा लंगड़ा कर चलते जा रहे थे। तभी पीछे से उनके पास से ऑटो आकर रुकता है। ऑटो वाला बोलता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे? वे लोग ऑटो वाले से बोलते हैं कि बेटा कहीं नहीं, बस सरकारी अस्पताल जाना है, तो चलिए अंकल आंटी मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तब ओम प्रकाश जी बोलते नहीं बेटा हम चले जाएंगे, और ऐसा बोलकर वो आगे चलने लगते हैं। तो ऑटो वाला फिर से उनके पास ऑटो रोक कर बोलता है, पर अंकल आप लोग इतनी गर्मी में पैदल कैसे जाएंगे, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो ओम प्रकाश जी और अनिता जी एक साथ ही बोलते कि बेटा हमारे पास तुमको किराया देने के पैसे नहीं। और फिर से
आगे बढ़ने लगते हैं तो ऑटो वाला बोलता है कि अरे कोई बात नहीं अंकल आंटी, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, आपके पैरों में तकलीफ़ है। अरे नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। ऑटो वाला बोलता है अरे अंकल आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अब आपके बिना पैसों के ही छोड़ दूंगा। ऑटो वाले के बार बार कहने पर ये लोग उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। तो ऑटो वाला उनको सरकारी अस्पताल के गेट के सामने रोक देता है और अनीता जी और ओम प्रकाश जी उनको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो ऑटो वाला बोलता है कि अंकल आंटी मैं आप लोगों का यहीं पे इंतज़ार करता हूँ, आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं आपको वापस घर भी छोड़ दूँगा। अरे नहीं बेटा, तुमने इतना ही हम लोगों पर उपकार किया है, वह क्या कम है। अरे नहीं, आप लोग आराम से दिखा लीजिए, मैं आपके घर भी छोड़ दूँगा, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे माता पिता के समान है। तो ओम प्रकाश जी और अनीता जी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर उन्हें दवा लिखते हैं, लेकिन अनीता जी को आंखों का ऑपरेशन बोल देते हैं। वे लोग अस्पताल से दिखाकर बाहर निकलते हैं तो फिर से वहाँ ऑटो वाले को वही देखते हैं और ओम प्रकाश जी उससे बोलते हैं कि बेटा अरे तुम हमारे कारण क्यों तकलीफ झेल रहे हो, कोई बात नहीं अंकल। और फिर वह उदास हो बोलता है माता पिता की सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो ओम प्रकाश जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ है। तो वह ऑटो वाला बोलता है कि अंकल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं तो केवल मैं कितना पागल हूँ, मैं तो जब 10 साल का था तब आपको मिला था और आज मैं 21 साल का हो गया हूँ। तब ओम प्रकाश जी बोलते कि हाँ बेटा, लेकिन मैं भी तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अंकल आपके साथ जो फैक्ट्री में महेश नाम का कोई इंसान काम करता था, उसका फैक्ट्री में एक दुर्घटना के निधन हो गया था। अरे हाँ बेटा, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी पत्नी रेखा जी ने तो मुझे अपना बड़ा भाई मानती थी। हाँ अंकल, मैं उन्हीं लोगों का बेटा हूँ। पता है अंकल, फैक्ट्री वालों ने हमारी कोई सहायता नहीं की थी। जब पिताजी का निधन हुआ था तब आपने ही हम लोगों की बहुत सहायता की थी। लेकिन बेटा तुम लोग अचानक से कहाँ चले गए थे। अरे अंकल, मेरी माँ को उनकी बहन यानी मेरी मौसी ने अपने पास बुला लिया था। आपने जो हम लोगों की सहायता के लिए 10,000 दिए थे, उसी से माँ ने अचार बनाने का काम शुरू कर दिया था और उससे मेरी और मेरी माँ का थोड़ा बहुत खर्चा चलने लगा। मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनना चाहती थी, लेकिन भगवान ने जाने हमसे कहाँ रूठा था। 4 साल पहले मेरी माँ को भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया और मैंने उस समय कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसलिए अंकल मैं ऑटो चलाने लगा। लेकिन बेटा क्या तूने फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो ऑटो वाला बोलता है कि अंकल खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो मैं ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन मैं हार मारने वाला नहीं था। मैं सुबह से शाम ऑटो चलाता हूँ और शाम को मैं LLB की पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि माँ मुझे पढ़ाकर वकील बनाना चाहती थी। इसलिए अंकल चाहे कुछ भी हो जाए मैं वकील तो बनकर ही रहूँगा। मैं भगवान इससे मेरा साथ भी दे रहा है। पता है अंकल, आपकी आंटी मेरी वकालत का ये लास्ट ईयर है। तभी अनीता से बोलती कि बेटा भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, इस पर तुमको सद्बुद्धि दे। और ऑटो वाला उनको उनके घर पर पहुंचा देता है और जाते टाइम उनको अपने फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत हो अंकल मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। और उन दोनों लोगों के पैर छूते हुए वहां से चला जाता है। आज महेश को जाता हुआ देखकर ओम प्रकाश जी और अनीता जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतना प्यार और सम्मान तो उनके दोनों बेटे ने भी नहीं दिया था जितना आज महेश ने उनको दिया था। ओम प्रकाश जी और अनीता जी जैसे ही घर के अंदर जाते तो आज उनका बड़ा बेटा सुनील और उनकी पत्नी मोनिका नीचे बेटे अनिल और वंदना से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे उन चारों की नज़र ओम प्रकाश जी और अनीता जी पे पड़ती है वे लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और तुरंत ही सुनील और मोनिका उड़कर ऊपर चले जाते हैं। और अनीता जी और ओम प्रकाश जी उन चारों का व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन वह दोनों लोग भी वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गए। आज रात भर पति पत्नी चुपचाप छत पे लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। गर्मी भी बहुत तेज थी, दोनों लोगों की आंखों में नींद तो कुछ दूर थी। उनके दोनों बेटे बहू अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रहे थे, लेकिन उनके माता पिताजी के कमरे में पंखा तो था वो भी खराब, उनको सही कराना भी किसी को ध्यान नहीं था। बेचारे ओम प्रकाश जी जैसे तैसे सीढ़ियों को चढ़कर छत पे गए थे, उनको ही पता था कि वो कैसे छत पे चढ़कर गए थे। लेकिन उनके दर्द और तकलीफ को देखने और
समझने के बजाय अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। जिन बच्चों को जरा से भी दिक्कत आ जाती तो वो दोनों पति पत्नी जमीन आसमान एक कर देते थे। यही सब सोचकर दोनों पति पत्नी आसमान की ओर अपनी आंखों में आंसू लिए निहारे जा रहे थे। खुद की मेहनत से बनाया मकान था जो तब बुढ़ापे में भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चैन से बसा जीवन व्यतीत करेंगे, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही समझदार निकले। अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हो गए। अपने माता पिता के दुख तकलीफों से तो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। अभी ओम प्रकाश जी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी अनीता जी का हाथ उनके गाल पे महसूस करते हुए और अनीता जी से बोलते हैं कि अरे ज़्यादा मत सोचो, सोने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने अनीता जी की तरफ देखा तो वो भी परेशान थे और इतना बोलकर वो भी आसमान की ओर निहारने लगे और बोलते हैं कि काश इन बेटों से तो अच्छा होता भगवान उनको बेटा ही नहीं देता। कम से कम अपने बुढ़ापे में ऐसे बेटे के व्यवहार से आहत तो नहीं होते। और उनके भी आंखों में आंसू बह निकले तो ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि रो नहीं अनीता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन न जाने क्यों आज अनीता जी अपने दोनों बेटों और बहुओं को आपस में बैठकर यूँ बात करना और उनको उनके पति को देखकर चुप हो जाना बार बार उनके मन में खटक रहा था। एक पल तो अनीता जी ने सोचा कि लाओ इस संबंध में अपने पति से बात करते हैं, लेकिन वो लोग सोच कर चुप हो गए कि क्योंकि उनके पति वैसे भी अपने घुटनों के दर्द और बेटी बहू के व्यवहार से परेशान है और चुपचाप होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के लिए दोनों पति पत्नी की आंखें लग जाती हैं। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि सूरज तो सर पे आ गया है और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो वे दोनों लोग नीचे उतर कर जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा अनिल और बहू वंदना सुबह सुबह कहीं तैयार होकर जाने वाले होते हैं। तो ओम प्रकाश जी ने अनिल से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो अनिल के बोलने से पहले उनकी पत्नी वंदना अपने ससुर जी से बोलती है कि आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर कोई घर के बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से टोका नहीं। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत ज्ञान की बातें हैं, इसके आपकी बुद्धि का घास करने गई। तो अनीता जी अपनी बहू को बोलती, अगर बेटा तुम हमको पहले ही बता देती कि तुम लोगों को आज कहाँ जाना है तो हम लोग तुमसे पूछते ही नहीं, और वो तुम्हारे ससुर है, थोड़ा तो तमीज़ से बोला करो। तभी अनिल बोलता है कि ऐसा करो, सब लोग अपनी अपनी तमीज़ अपने पास रखो, हमें जाने में देर हो रही है और हम आज नहीं आएंगे और आप लोगों का खाना बाहर निकाल के रख दिया है। और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे ओम प्रकाश से और अनीता जी को बार बार बेटे बहू की बातें सुनना बहुत ख़राब लगता था, लेकिन उनके पास कुछ और रास्ता भी नहीं था। दोपहर होती है तो वे दोनों लोग खाने के लिए जैसे ही खाने का बर्तन खोलता है तो देखता है थाली में ज़रा सी सब्जी और 4 रोटी और थोड़ी सी शाम की बची हुई दाल थी, साथ ही थोड़े से चावल थे। दोपहर रात का खाना दोनों टाइम में खाना यही था। वह बेचारे एक एक रोटी और थोड़े थोड़े चावल दोपहर में खा लेते हैं और बाकी बचे भोजन से रात की भूख शांत कर लेते हैं। जैसे तैसे दोनों वृद्ध जन उन 2 दिन को गुजार कर लेते हैं और रात को भी काट लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके बेटे बहू को आते ही नहीं है। इधर ओम प्रकाश जी और अनीता जी को भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा था। जब उन दोनों से नहीं रहा गया तो उन्होंने पड़ोसी के फ़ोन से अपने बेटे अनिल को फ़ोन लगाया और जैसे ही अनिल फ़ोन उठाता है तो ओम प्रकाश जी बोलते कि बेटा तुम कब आओगे? तो अनिल बोलता है कि पिताजी मैं आज और कल 2 दिन यहीं नहीं आऊँगा। हो सकता है बेटे से बोलता है कि बेटा लेकिन रसोई में तो ताला लगा है, हम क्या खाएंगे? तो पीछे से उनकी बहू वंदना की आवाज़ आती है, अपने पिताजी से बोल देना कि मेरी रसोई को हाथ भी ना लगाना और मेरी रसोई का कोई भी सामान इधर से उधर हुआ तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि बेटा बहू से बोलो कि हम खाना क्या खाएंगे। तो अनिल बोलता है कि वह सब आप खुद ही देख लीजिए, हमने कोई आपको ठेका नहीं ले रखा है, आप बड़े भैया से भी बोल सकती हैं, 2 दिन वही आप लोगों को खाना खिला देगा। ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है। इधर ओम प्रकाश जी पर बेटा बोलते बोलते रह गए, लेकिन अनिल ने तो अपने पिता की बात ही नहीं सुनी। बेचारे चुपचाप घर लौटकर आ जाते हैं। इधर उन दोनों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो अनीता जी अपने बड़े बेटे के पास खाने के लिए जाती है
वह बेहद देर तक दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो नीचे उतरने लगती है। तभी एकदम दरवाज़ा खुलता है तो उनकी बहू मोनिका दरवाज़ा खोलती है। वह जैसे अपनी सासू माँ को देखती है तो तुरंत ही उनसे बोलती है, क्या मम्मी से आप क्यों बार बार बेल बजाई जा रही थी? पता है दोपहर का टाइम है, हम लोग सोते हैं, आप लोग तो बूढ़े हैं, आप लोग की नींद नहीं आती, कम से कम दूसरों का तो ख्याल रखा करिए। अनीता जी अपनी बहू से बोलते कि बेटा सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाना हो तो हमें दे दे। अरे माँ जी, अभी तो हम अभी सभी लोग खाना खाकर सो ही रहे थे और हम खाना ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो बेटा रात को अगर कुछ बनाना तो हमें भी खाने को दे देना। अरे माँ जी, आज ही हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है, हम लोग भी बाहर खाना खाएंगे। वैसे भी बाहर का खाना आप लोगों को सूट नहीं करेगा, अगर आप लोग 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुढ़ापे में वैसे भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और ऐसा बोलकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लेती अनीता जी अपने आंसू पोंछते हुए नीचे वापस लौट आई और ओम प्रकाश से उनकी आंखों में आंसू देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। आज उन्हें अपनी औलाद के ऊपर घिन आ रही थी। ओम प्रकाश जी ने मन में कुछ निश्चय कर लिया कि अब वो ऐसे घूट घूट कर नहीं जी सकते, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। और एक बार फिर घर से बाहर गए और लगभग 1 घंटे बाद घर वापस आ गए। जब ओम प्रकाश जी वापस आए तो अनीता जी उनको देखकर दंग थी। अपने हाथों में खाना पैक करवा कर लाए थे और उनके चेहरे पे एक गजब सा आत्मविश्वास भी दिख रहा था। अनीता जी ने उनसे बहुत पूछा कि खाना कहाँ से लाए हो, तो वो कुछ नहीं बोले क्योंकि ओम प्रकाश जी के पास पैसे तो थे नहीं, तो खाना कहाँ से ले आ सकते थे। अनीता जी के बार बार पूछने पर उन्होंने यह ज़रूर बोला कि 3-4 दिन में तुमको सब पता चल जाएगा। अभी हम लोग ईश्वर का नाम लेकर खाना खाते हैं। अगर अगले दिन अनिल और वंदना भी आ जाते हैं। और अनीता जी और ओम प्रकाश जी हंस कर बातें करते देख वे लोग तो अचंभित ही रह जाते हैं। जो लोग हमेशा परेशान ही रहा करते थे, उनके चेहरे पे खुशी देख कर भी तो लोग अंदर ही अंदर कूट जाते हैं। 1-2 दिन निकले तो ओम प्रकाश ने देखा कि उनके दोनों बेटे अनिल और सुनील, दोनों बहुएं मोनिका और वंदना उनके कमरे में जाते आते हैं और ओम प्रकाश जी से बोलते कि पापा, हम सभी ने काफ़ी दिनों से सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया है। अपनी बेटे और बहू को एकदम एक साथ अपने कमरे में देखकर अनीता जी और ओम प्रकाश जी चौंक जाते हैं, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए ओम प्रकाश जी बोलते हैं, कैसा फैसला? जरा हम लोग भी तो सुने। हमारे होनहार और काबिल बेटों ने कैसा फैसला ले लिया है जिसमें तुम्हें हम बूढ़ियों से भी पूछने की ज़रूरत पड़ गई। ओम प्रकाश जी की आवाज़ में रखकरपन था तो अनिल और सुनील बोलता है कि हम यह मकान बेच देंगे। अब यह मकान बहुत छोटा पड़ता है, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और पुराना भी हो गया है। हम दोनों भाइयों ने आपस में डिसाइड किया है, इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे और कुछ लोन ले लेंगे और एक फ्लैट ले लेंगे। तभी ओम प्रकाश जी बोलते, अच्छा, तो कुछ दिनों से दोनों भाइयों में यह विचार विमर्श चल रहा था। जो भाई आपस में बात भी नहीं करते थे, आजकल इतना आपस में मिलकर बातें क्यों कर रहे थे? अब मुझे समझ में आया। तो अनिल और सुनील एक दूसरे की तरफ देखने लगते। फिर वंदना मोनिका भी बीच में बोल पड़ती है कि पिताजी, आजकल ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर महीने कुछ रुपए देने पड़ते और 5 स्टार जैसा कमरा आप लोगों को मिल जाएगा। 3-4 साल के लिए किराए के पैसे हम लोग जमा कर देंगे, फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग से मांग लेना। आखिरकार आप लोगों का सब कुछ है तो हम लोगों का ही है। ओम प्रकाश से एक बार अनीता जी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोले, हम तुम्हारे विचारों से सहमत है। तभी अनीता जी उनकी बातों काटती हुए बोलती हैं, क्या बोल रहे हैं आप? यह घर हम लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया है और आप इतना अदना नालायक बातों पर भरोसा कर रहे हैं जो हमें वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ देंगे और हमारी मेहनत की कमाई पे ऐश करेंगे। आज अनीता जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। तभी अनिल और सुनील बोलते हैं कि माँ, अब बेकार में हम पर शक कर रहे हैं। हाँ अनीता, यह सही बोल रहे हैं। मुझे 5 स्टार ओल्ड होम का आइडिया एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोच लिया है कि हम इस घर को भी 5 स्टार ओल्ड होम बना देंगे। और हाँ अनीता, इससे हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी और हमारे जैसे बूढ़ों का सहारा भी मिल जाएगा।
और फिर ओम प्रकाश जी बुलंद आवाज़ में महेश को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि बेटा, मैंने जो तुम्हारी सहायता से जो वसीयत तैयार की थी उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी नालायकों के हाथों में थमा दो। ओम प्रकाश जी ने महेश को इसी टाइम पे अपने घर पे बुलाया था। महेश ने एक एक कॉपी सभी के हाथों में थमा दी। सभी उनको देख तो वो चक्के रह गए जाते हैं। आज ओम प्रकाश जी ने सबके नाम अपनी प्रॉपर्टी से हटा दिए थे। साथ ही महेश उनसे बोलता है कि आप लोगों को 5 दिनों के अंदर घर खाली भी करना पड़ेगा। तभी अनिल और सुनील अपने पिता से बोलते कि पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपके बेटे हैं। तभी ओम प्रकाश जी गुस्से में दोनों को एक एक जोरदार तमाचा लगाते हैं। अरे तुम नालायक, बेटे होने से तो अच्छा था हम बे औलाद ही रहते, उन्होंने हमें एक रोटी के लिए तरसा दिया। वो बोलते हैं कि वो हमारे बेटे हैं और फिर महेश का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए बोलते कि बेटा, उस दिन अगर तुमने हमें खाना नहीं दिया होता तो इन्होंने तो हमें भूखे ही मार दिया होता। और साथ ही तुमने जो बेटा इन कागजों को बनवाने में मेरी सहायता की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनिल और सुनील अपने माता पिता का यह रूप देखकर दंग रह जाते हैं और नजरें नीचे झुकाकर उनसे उनके कमरे से चुपचाप चले जाते हैं। और 5 दिनों के अंदर घर भी खाली कर दिया और ओम प्रकाश जी ने इस घर को होम बना दिया, जिसमें उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे। इधर अनिल और सुनील को अपने पिता के मकान से फ्री से रह रहे थे। उन्हें किराए के मकान में रहने पर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।